अच्छा बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 बनता है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू योर पीएमडीसी सिलेबस। ओके। और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं दोज आर 11.1, जो कि है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। उसके अलावा 11.2 जो कि फेजेस ऑफ हार्ट बीट हम स्टडी करेंगे। उसमें 11.3 विच इज ऑन द ब्लड वस्कुलर सिस्टम, जो आपके वेन्स और कैपिलरीज और आर्टरीज आ जाती हैं। और 11.4 विच इज अनदर सिस्टम जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो दैट वाज एन ओवरव्यू ऑफ योर सिलेबस। अब हम आते हैं सर्कुलेशन के ऊपर। बच्चों, हमारे पास बॉडी के अंदर आप लोगों को पता है कि सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, वी हैव बॉडी के अंदर क्या चीज है, सेल्स मौजूद है। अब इन सेल्स को क्या चीज चाहिए? सेल्स ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। मैंने बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो वो एनर्जी वो कहां से प्रोड्यूस करेंगे? वो एनर्जी के लिए उनको चाहिए ग्लूकोज। बच्चों, और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? इससे पहले वाला चैप्टर हमने क्या पढ़ा? इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा डाइजेशन का। तो उस डाइजेशन में जब फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हो जाती है तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन ये ग्लूकोज तो चाहिए बॉडी के हर सेल को। तो ये ग्लूकोज बॉडी के हर सेल तक किस तरीके से पहुंचेगा? ये चीज हो गई। अच्छा, ये सेल जब ग्लूकोज चलो हमने किसी तरीके से पहुंचा दिया है, लेकिन जब सेल के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिज्म होगी तो इससे क्या होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होगा। मेटाबॉलिक वेस्ट, सबसे पहला मेटाबॉलिक वेस्ट तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बॉडी से निकालना है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालने के लिए तो लंग्स है हमारे पास बॉडी में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक कौन पहुंचाएगा? अच्छा, ये हम मेटाबॉलिज्म जब कर रहे थे तो हमारे पास एरोबिक मेटाबॉलिज्म में सेल को ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन भी आती है लंग्स की तरफ से। ये लंग्स से सेल तक कौन पहुंचाएगा? तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि बॉडी के अंदर सेल को कुछ मटेरियल की जरूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और फंक्शन परफॉर्म करने के बाद कुछ वेस्ट इसके इसके अंदर बनते हैं जो कि इसने एक्सक्रीट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो कि क्या करे, जो कि एक चीज एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर आए। हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? हम उसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चों, इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले तो नाम ही में जाहिर है कि आप लोगों के पास ब्लड होगा। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज बेसिकली द मीडियम जिसके अंदर ये तमाम चीजें सर्कुलेट की जाती हैं बॉडी में। ठीक है, यानी ब्लड क्या है? वाटर है। और जब मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। ब्लड के अंदर वाटर है तो ब्लड के थ्रू ये सर्कुलेट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, इस ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए कुछ रास्ता भी चाहिए होगा, ट्यूब्स चाहिए होंगे, पाइप्स चाहिए होंगे। उन पाइप्स को हम क्या कहते हैं? उन पाइप्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आ गया है दैट इज द ब्लड वेसल्स। अच्छा, अब इन ब्लड वेसल्स में ये ब्लड क्या खुद ब खुद ही सर्कुलेट होता जाएगा? हमारी बॉडी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, नहीं, हमें एक पंप चाहिए। और वो पंप आप लोगों के पास क्या है? दैट इज योर हार्ट। ठीक है, तो हमें बॉडी में ब्लड भी चाहिए, उसके साथ ब्लड वेसल्स भी चाहिए, और उसके साथ हमें एक पंप भी चाहिए जो इस ब्लड को इन वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करने में हमारी हेल्प करे, पंप करे थ्रू आउट द बॉडी। उसको हम कहते हैं हार्ट। तो दैट वाज द बैकग्राउंड। अब जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दैट इज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑर्गन है जिसको हमने हार्ट का नाम दे दिया है, और ये ग्रीक वर्ड कार्डिया से निकला है। अच्छा, ग्रीक वर्ड कार्डिया से।
सही। इसीलिए आप लोगों ने अगर हार्ट की जिधर भी आप टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर कार्डियक का लफ्ज इस्तेमाल होता है विद सी, कार्डिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो वो कार्डिक का लफ्ज कहां से निकला है? वो कार्डिया से निकला है। ठीक है, सिंपल सी बात है, पंपिंग ऑर्गन है, बस ब्लड को पंप करेगा ये हार्ट। सही है। कुछ जनरल फीचर्स हम इसके पढ़ते हैं कि शेप क्या है स्टूडेंट। तो शेप आप लोगों को ये कॉनिकल इन शेप नजर आएगा। कॉनिक का मतलब ये होता है कि कौन लाइक होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, कॉनिकल इन शेप होगा। साइज इसकी क्या होगी? क्लोज्ड फिस्ट। अगर आप मुट्ठी बनाओगे ना अपने हाथ से तो ये इसकी साइज है, और तकरीबन 300 ग्राम्स इन मैस आप लोगों को ये हर्ट मिल जाता है। लोकेशन ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। लोकेशन स्टूडेंट्स, हर्ट हमारे पास लोकेटेड है इन द मिडास्टिनम। और मिडास्टिनम मुझे याद है जब मैं आप लोगों को एसोफेगस पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को मिडास्टिनम भी पढ़ाया था। मिडास्टिनम क्या चीज है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास चेस्ट कैविटी को हमने खोला हुआ है। ठीक है, और इस चेस्ट कैविटी के अंदर ये आप लोगों को लंग्स नजर आ रही हैं, ये जो मैं जिसको ट्रेस कर रहा हूं। ठीक है, चेस्ट कैविटी के अंदर ये इन्हीं लंग्स के बीच में जो खाली स्पेस आप लोगों को नजर आ रही है जिसमें हार्ट मौजूद है, इसी को मेडास्टिनम कहते हैं। ओके, दिस स्पेस ऑफ द हार्ट जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, लेट्स से ये नहीं है, दिस स्पेस बिटवीन द लंग्स, दिस इज कॉल्ड एज द मेडास्टिनम। ठीक है, और मेडास्टिनम में मौजूद तो है, लेकिन क्या सेंटर में मौजूद है? तो नहीं, इट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। स्लाइटली, ये देखें, अगर हम यहाँ पर मिड लाइन ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, if we draw a mid line here on the heart, तो इस हर्ट का 2/3 हिस्सा लेफ्ट की तरफ है और 1/3 हिस्सा राइट की तरफ है। अच्छा, so 1/3 part is to the right and 2/3 part is to the left of the mid line, तो slightly towards the left आप लोगों का ये आया हुआ है। अच्छा, इसकी हम रिलेशंस देखते हैं विद द अदर स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर आप लोगों को इस डायग्राम से भी जाहिर थी। रिलेशंस क्या है? लेटरल साइड पर, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ओके, उसके ऊपर हमारे पास क्या चीज मौजूद है? लंग्स मौजूद है। ये देख रहे हैं ना आप, साइडों पे हमारे पास लंग्स मौजूद है। पोस्टीरियर में इसका हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आएगा या बैकबोन, और एंटीरियर के ऊपर आप लोगों को एक बोनी स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। अगर आप लोग अपने सीने के दरमियान में हाथ लगाए ना तो जो बिल्कुल मिड में आप लोगों को एक फ्लैट बोन नजर आ रही है या फील हो रही है, दैट इज कॉल्ड द स्टर्नम। ठीक है, तो इंटीरियर पर, चूंकि इस डायग्राम से तो हमने स्टर्नम और रिब कैज हटाया हुआ है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर स्टर्नम नजर आएगा। दैट वर द रिलेशंस ऑफ द हार्ट। स्टूडेंट्स, आते हैं हम बारी बारी, बाहर से स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल से और बिल्कुल अंदर तक हार्ट के जाते हैं, तो आप लोगों को एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस एनाटॉमी से पहले मैं आप लोगों को जरा हार्ट के थ्रू सर्कुलेशन दिखाना चाहूंगा कि हार्ट के थ्रू ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है। और ये जब आप लोग जान लेंगे तो आप लोगों के लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इश्क मोहब्बत वाला हार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है बॉडी और यहाँ पर हमारे पास है लंग्स। एक तो ये चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि दो साइकिल्स होते हैं सर्कुलेशन के। ठीक है, या दो सर्किट्स होते हैं सर्कुलेशन के। कौन कौन से? एक तो हमारे पास बॉडी से, मैं यहाँ पर ब्लू में ड्रॉ करना चाहूंगा, बॉडी से स्टूडेंट्स हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डी ऑक्सी ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। और हार्ट से हमारे पास जाता है क्या चीज? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी, ऑक्सी ब्लड। जी, इसी तरह हार्ट से जो डीऑक्सी ब्लड हमारे पास बॉडी से आया था वो हमारे पास जाता है लंग्स की तरफ, डीऑक्सी ब्लड। और लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होकर हमारे पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दैट वाज दी छोटी सी डिफिनीशन ऑफ द सर्कुलेशन के ब्लड और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन किस तरीके से होती है। इस सर्कुलेशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, और ये जो सर्कुलेशन आप लोगों को नजर आ रही है बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये आप लोगों का यहां से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये नीचे आप लोगों का एनाटॉमी में जरा हेल्प करेगा। ठीक है, अदर स्ट्रक्चर के ऊपर स्टूडेंट्स, अगर आप बाहर से
हार्ट को स्टडी करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को नजर आएगी, जिसके साथ इनकाउंटर होगा, वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट के इर्द गिर्द एक थिक प्रोटेक्टिव एक्सटर्नल कवरिंग है। सिंपल ये बात है कि हार्ट को कवर किया हुआ है एक कवरिंग है जो कि प्रोटेक्टिव है, और उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और ये बात आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये इनएलास्टिक है, यानी ये एक्सपेंड नहीं होता। ठीक है। इसी पेरिकार्डियम को हमने हमारे पास दो लेयर्स हैं इस पेरिकार्डियम के। एक हमारे पास है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, और फाइब्रस पेरिकार्डियम हमारे पास आउटर थिक फाइब्रस लेयर है। चूंकि ये इनइलास्टिक है तो हमारे पास ये क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स द ओवर स्ट्रेचिंग एंड ओवर फिलिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली पंपिंग कर रहा है, ठीक है, और उस पंपिंग के दौरान हार्ट जो है तो ब्लड से फिल होता है। तो ये कभी ओवर स्ट्रेच ना हो जाए हार्ट, और कभी जो है तो हमारे पास हार्ट ओवर फिल ना हो जाए, इसीलिए हमने इसके ऊपर एक थिक प्रोटेक्टिंग कवरिंग अल्लाह ताला ने लगाई है, जो कि क्या है? पेरिकार्डियम की फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर है। ठीक है। दूसरा ये जो फंक्शन करती है, इट एंकर्स द हार्ट इन इट्स प्लेस, यानी हार्ट को अगर यहां पर आप लोग इसको देखें ना, हार्ट हार्ट अगर अपनी पोजीशन में इस तरीके से लटका हुआ है, तो ये भी किसकी मदद से लगा लटका हुआ है? ये भी हमारे पास लगा हुआ है फाइब्रस पेरिकार्डियम की मदद से। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो लेयर है हमारे पास, दैट इज दी सेरस पेरिकार्डियम। अब सेरस पेरिकार्डियम क्या चीज है? इट इज दी इनर डबल सेरस मेम्ब्रेन। सेरस बेसिकली कहते हैं उस मेम्ब्रेन को जो कि हमारे पास कोई ना कोई किस्म की फ्लूइड बनाता है। ठीक है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है आप लोगों के पास पेरिकार्डियम की, ये मजीद दो लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। और वो दो लेयर्स कौन कौन सी हैं? वो दो लेयर्स हमारे पास एक आ जाती है पैराइटल लेयर, जो कि आउटर वाली लेयर है, ठीक है, और एक हमारे पास आ जाती है विजरल लेयर, जो कि इनसाइड वाली लेयर है, जो कि बिल्कुल हार्ट के साथ टच है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास हार्ट की एक्सटर्नल लेयर है एपिकार्डियम, जो कि अभी आप लोग पढ़ोगे, वही हमारे पास विजरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम है। ठीक है। अब इन दो लेयर्स के बीच में स्टूडेंट्स हमारे पास एक पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है बिटवीन दीज टू लेयर्स, व्हिच इज फिल्ड विद अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या चीज है? दिस इज बेसिकली अ लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट है जो कि लुब्रिकेट करता है हार्ट को एंड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन। क्योंकि हार्ट ने बार बार हमारे पास जो है तो एक्सपेंड होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, एक्सपेंड होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो बाहर की जो पेरिकार्डियम है इसके साथ खामखा इसकी फ्रिक्शन आएगी। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा हार्ट खराब हो सकता है। इसीलिए हम इसमें क्या चीज है? इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड है दैट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एंड बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड द सराउंडिंग टिश्यू। अब आप लोगों को डायग्राम से जरा और भी क्लियर हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बीच में हार्ट है। ये वाली जो लेयर आप लोगों को नजर आ रही है, दिस वन जो ब्लू में है, दिस इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है। और ये जो मोटी थिक लेयर आप लोगों को नजर आ रही है, ये दूसरी वाली, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सरस पेरिकार्डियम है। अब मैंने आप लोगों को कहा सरस पेरिकार्डियम के मेरे पास दो लेयर्स हैं। एक आउटर लेयर है जिसको हम पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, ये वाली, ठीक है, और एक हमारे पास इनर लेयर है जिसको हम विजरल पेरिकार्डियम कहते हैं। और इनके बीच में कैविटी पाई जाती है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। या और उसमें हमारे पास क्या होता है? उसमें हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो अगर आप लोग गौर से देखो तो ये हमारे पास तीन लेयर्स बन रही हैं। ठीक है। तो पेरिकार्डियम की जो आप लोगों की फेडरल की बुक थी और जो केपीके की बुक थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो लेयर्स बयान की थी, बट बेसिकली हमारे पास तीन लेयर्स ही होती हैं पेरिकार्डियम की। एमसीक्यू आ जाए तो आप लोगों ने दो लेयर्स ही कहना है, क्योंकि ये जो मजीद दो लेयर्स हैं ना, पेराइटल और विजरल, ये इसी सेरस पेरिकार्डियम की फर्दर डिवीजन हुई है। ठीक है। तो मेन हमारे पास दो लेयर्स ही हैं पेरिकार्डियम की। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये देखें, यहां पर आप लोगों को हार्ट नजर आ रहा है जो कि इनक्लोज्ड है इनवर्ट इन द पेरिकार्डियम। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पेरिकार्डियम पढ़ लिया है। अब हम पेरिकार्डियम से जरा नीचे जाते हैं हार्ट के अपने वॉल की तरफ। ठीक है। तो हार्ट का जो स्टूडेंट्स वॉल है वो तीन लेयर से बना हुआ है हमारे पास। तीन लेयर से हमारे पास बना हुआ है। एक हमारे पास है एपिकार्डियम, और अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जो हमारे पास सेरस पेरिकार्डियम की जो विजरल लेयर है, उसी को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट is called what? The epicardium,
और वही हमारे पास विजरल पेरिकार्डियम ही है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिड में एक थिक मस्कुलर लेयर आ जाती है ऑफ व्हाट, ऑफ द कार्डियक मसल्स, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। स्टूडेंट्स, हार्ट की जितने भी फंक्शंस हैं ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाले, कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ विच लेयर, दैट इज बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियम। आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये मसल्स है हमारे पास, ठीक है। कौन से मसल्स हैं? कार्डिक मसल्स हैं। और कार्डिक मसल्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे कि दे डू नॉट फैटीग, डू नॉट फैटीग, ठीक है। फैटीग ये लोग नहीं होते, यानी ये लोग थकते नहीं हैं, और जब से आप पैदा हुए हैं तब से इन मसल्स ने काम स्टार्ट किया हुआ है, और जब आप मरोगे तब ही ये काम छोड़ेंगे, बीच में ये लोग काम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड इनरमोस्ट लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम, और ये बिल्कुल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। यानी सिंपल अगर हम ले लें तो एक लेयर ऑफ सेल्स है इस तरीके से स्वॉलन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, बिल्कुल इनसाइड ऑफ द हार्ट के ऊपर। ये थी हमारे पास वॉल्स। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऊपर ही पढ़ा दिया था क्या चीज, सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट। और मैंने आप लोगों को कहा कि एक साइड से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो अगर हार्ट हमारे पास एक ही चैम्बर होता तो क्या हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम सेपरेट रख पाते? नहीं रख पाते ना। तो इसीलिए हमारे पास जो हार्ट है वो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कंपार्टमेंट्स के अंदर हार्ट को डिवाइड किया गया है। किस लिए? ताकि हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो। तो वो कंपार्टमेंट कौन कौन से? हमारे पास 4 कंपार्टमेंट्स हैं हार्ट के। मैंने यहाँ पर दोबारा पढ़ाया था लेकिन मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया। हमारे पास स्टूडेंट्स हार्ट के 4 कंपार्टमेंट्स हैं। दो हमारे पास होती हैं एट्रिया, ठीक है। दो हमारे पास पाई जाती हैं एट्रिया, और इन एट्रिया को हम कहते हैं एंट्रेंस चैम्बर्स, यानी यहाँ पर हार्ट ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास होती हैं थिन वॉल्ड, ठीक है, यानी इनकी वॉल थिन होती है। कौन कौन से हैं दो एट्रिया? एक हमारे पास राइट साइड के ऊपर एट्रिया मौजूद है जिसको हम राइट एट्रियम कहते हैं, और एक हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एट्रिया मौजूद है जिसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, ठीक है। राइट साइड वाला जो एट्रिया है वो रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द बॉडी, और वो क्या होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होती है, फ्रॉम द बॉडी रिसीव करता है। जबकि लेफ्ट एट्रियम हमारे पास रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द लंग्स। मैंने आप लोगों को डबल सर्कुलेशन पढ़ाया था। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। अच्छा, ब्लड आता कहां से है राइट एट्रियम के अंदर? तो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है बॉडी से। बॉडी किस वेन के थ्रू? तो सुपीरियर वेना केवा हो गया और इंफीरियर वेना केवा हो गया, एंड कोरोनरी साइनस। बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक साइनस है ऑन द बैक साइड ऑफ द हार्ट, जिसमें हार्ट की अपनी जो ब्लड सप्लाई है वो वापस आती है हार्ट के पास, ठीक है। कोरोनरी साइनस क्या चीज है? हार्ट ने अपने आप को भी तो ब्लड सप्लाई करना है ना। तो वो जो ब्लड सप्लाई करेगा तो वो जब डीऑक्सीजनेटेड होगा वो ब्लड ब्लड तो वो वापस भी तो हार्ट के पास आएगा ना। तो वो आता है थ्रू द कोरोनरी साइनस, ठीक है। और एक हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आती है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पर आप लोगों को मैं जरा रियल डायग्राम के अंदर शो कर लूं। तो दिस इज द राइट एट्रियम जो आप लोगों को शो हो रहा है, एंड दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इस राइट एट्रियम को ब्लड आ गया है, ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा। और यहाँ पर इसमें ओपनिंग होती है किस चीज की? इंफीरियर वेना केवा की, इंफीरियर वेना केवा की, ठीक है। और हमारे पास पीछे की साइड पर यहाँ पर एक ओपनिंग होती है ऑफ द कोरोनरी साइनस। तो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास राइट एट्रियम में पहुंच गया है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम है हमारे पास। तो लेफ्ट एट्रियम को स्टूडेंट्स हमारे पास पल्मोनरी वेन्स आते हैं इस तरीके से, यहाँ से दो हमारे पास लेफ्ट लंग से आते हैं,
दो हमारे पास राइट लंग से आते हैं, और उसके थ्रू हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम के पास पहुंचता है। ठीक है। अच्छा अब, अच्छा ये वो कर दें। अच्छा, एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि इस राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट किया हुआ है एक टिश्यू ने, जिसको हम कहते हैं इंटर आर्टीरियल सेप्टम। ठीक है। राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट किया हुआ है किस चीज ने, इंटर आर्टीरियल सेप्टम ने। जाते हैं स्टूडेंट्स वेंट्रिकल्स की तरफ। तो हमारे पास, मैंने आपको कहा था चार चैम्बर्स हैं, तो दो एट्रिया हो गए हैं, दो वेंट्रिकल्स आएंगे। वेंट्रिकल्स हमारे पास थिक वॉल्ड हैं। इसकी वजह यह है कि वेंट्रिकल्स ने पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, पंप करना है, तो वो हमारे पास थिक वॉल आ गए होते हैं। एक हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, एक हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है फ्रॉम द राइट एट्रियम। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल फिर उस ब्लड को पंप करता है टुवर्ड द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। मैं समझाता हूँ पल्मोनरी ट्रंक क्या चीज है। तो मैं यहाँ पर था कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है थ्रू द राइट एट्रियम, और वो कौन सा ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक बेसिकली हमारे पास एक बड़ी सी वेसल है। ठीक है। एंड हमारे पास फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को हम पढ़ते हैं तो रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। एंड पंप्स ब्लड टू द बॉडी थ्रू द एओर्टा। ये आप लोगों के पास वेंट्रिकल्स हैं। This one is the right ventricle, और this one is the left ventricle। ठीक है। राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड आएगा यहां से, राइट एट्रियम से, और ये उसको पुश करेगा इसके थ्रू। ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है, ये जो ब्लू में आप लोगों को नजर आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको फिर फर्दर पुश करेगा थ्रू दी एओर्टा। ठीक है, टुवर्ड्स द होल बॉडी। अब एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो राइट वेंट्रिकल है दैट इज 3 times थिन देन द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज 3 times थिक देन द राइट वेंट्रिकल। जो आप लोग यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल को देखोगे तो ये हमारे पास थिक है, किस चीज से, इस राइट वेंट्रिकल से। और उसकी वजह यह है क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने तो सिर्फ लंग्स तक ब्लड पहुंचाना है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पहुंचाना है कहाँ तक, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। तो ये 3 times हमारे पास इसके जो वॉल्स हैं वो थिक हैं। ये आप लोगों का एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। ठीक है। और इसके बीच में जो मेम्ब्रेन इन दोनों को सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीथिंग क्लियर? जल्दी बताएं। चलें, दैट्स गुड। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ अपने साथ नोट कर लें कि राइट साइड ऑफ द हार्ट के ऊपर सिर्फ डीऑक्सी ब्लड आएगा, यानी राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी एट्रियम। और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में हमारे पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब हमने अगर तो ये चीज इंश्योर करनी है कि ब्लड सिर्फ यूनी डायरेक्शनल फ्लो करे थ्रू द हार्ट, तो हमने इसमें वन डायरेक्शनल वाल्व्स लगाने होंगे। वाल्व वाल्व क्या काम करता है, ये इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और इंश्योर क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। हम कह रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड सर्कुलेट करे और जो पीछे की तरफ ब्लड ना आए। तो हमारे पास चार वेल्व्स मौजूद हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास, एक टाइप है वेल्व्स की, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व मौजूद है जिसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। ठीक है। ये हमारे पास दो हैं। एक है हमारे पास द ट्राइकस्पिड वेल्व, जो कि पाया जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और इसके तीन कस्प्स हैं। तीन कस्प का मतलब ये होता है कि तीन फ्लैप्स हैं इसके। मैं आपको शो करता हूं डायग्राम के थ्रू। दूसरा हमारे पास एक वेल्व है बाइकस्पिड वेल्व, ये भी एट्रियोवेंट्रिकुलर ही वेल्व है, और इसको हम माइट्रल वेल्व भी कहते हैं। इसके दो कस्प्स हैं, यानी दो फ्लैप्स हैं, और ये पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पर ये मेरे पास हार्ट है। ठीक है।
अगर मैं देखूं तो ये क्या चीज है, ये दिस इज अ वाल्व। हमने ये चीज कही थी कि राइट आर्टरियम के पास क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के पास। तो राइट वेंट्रिकल के पास जाता है थ्रू व्हाट, थ्रू दी ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये एक वाल्व है जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को परमिट करता है बैक डायरेक्शन। इसमें मैंने जिस डायरेक्शन में एरो डाला हुआ है ना, इस डायरेक्शन से तो ब्लड जा सकता है, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे कि हम इसको दूसरी डायरेक्शन से ब्लड दें तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे, इट शट बैक्स, ठीक है, और फिर इसमें ब्लड नहीं जा पाएगा। इसी तरह इस साइड के ऊपर लेफ्ट एट्रियम के ऊपर मैंने कहा था ऊपर कि हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किधर, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में ये बाइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं माइट्रल वाल्व, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में ब्लड आएगा तो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर की डायरेक्शन में ब्लड फ्लो स्टार्ट हुई तो ये वाल्व हमारे पास बंद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस हार्ट को यहां से काट दे, जैसे मैंने लाइन लगाई हुई है, और इसका हम अगर टॉप व्यू देखना चाहें तो ये हमारे पास टॉप व्यू में इस तरीके से नजर आएगा, ये हमारे पास टॉप व्यू है। मैंने आपको कहा था कि एक के तीन कस्प्स हैं, यानी थ्री फ्लैप्स हैं, और दूसरे के दो कस्प्स हैं। तो ये आप देखिए, दिस इज वन, दिस वन इज टू, और दिस वन इज थ्री। तो ये आप लोगों के पास कौन सा वाल्व है, दिस इज दी ट्राइकस्पिड वाल्व। और दूसरी तरफ पे हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व है, वन फ्लैप और टू फ्लैप, ठीक है। ये हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व है। अच्छा, इसको हम याद किस तरीके से करेंगे, हमारे पास एक निमोनिक है, दैट इज लैब रैट। लैब का मतलब है लेबोरेटरी और रेट का मतलब है चूहा। तो लैब का क्या मतलब है, लैब का मतलब है लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड, राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड, ठीक है। आई होप ये अब अभी आप लोगों से नहीं भूलेगा। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट्स एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर जरूरी है, और वो ये है पेपिलरी मसल्स की और कॉडी टेंडेनाई की, कॉडाई टेंडेनाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर इस डायग्राम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉनिकल मसल्स पाए जाते हैं, ये वाले किस चीज में, वेंट्रिकल की वॉल्स में। ये इन मसल्स को कहते हैं पेपिलरी मसल्स, और ये पेपिलरी मसल्स कनेक्टेड हैं टू द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व इन कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से। ये जो व्हाइट व्हाइट में आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्डाई टेंडेनाई, ठीक है। तो मैंने वही चीज यहाँ पर लिखी है कि हमारे पास कॉनिकल मसल्स पाए जाते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल, और दे आर अटैच्ड टू द एवी वेल्व्स, एवी मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, थ्रू अ थिन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द कॉर्डाई टेंडेनाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरे जो टाइप ऑफ वाल्व्स हमारे पास पाए जाते हैं, दोज आर द सेमीलूनर वॉल्व्स। सेमीलूनर वॉल्व्स हमारे पास स्टूडेंट्स दो हैं, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व्स और आयोटिक सेमीलूनर वॉल्व्स। ये हमारे पास कहां पर पाए जाते हैं, यही इसी डायग्राम में मैं आप लोगों को समझा दूं। ये आप लोगों के पास एयोटा है, और आयोटा की कनेक्शन किसके साथ थी, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ थी। तो एयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास सेमिलुनर वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एयोटिक वाल्व, ठीक है। ये हमारे पास सेमिलुनर वाल्व है। और हमारे पास ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये जो ब्लू में आप लोगों को नजर आ रहा है। और पल्मोनरी ट्रंक की हमारे पास किसके साथ थी कनेक्शन, राइट वेंट्रिकल के साथ। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। यहीं से भी, यहाँ से भी क्लियर है। चलो मैं वो ऊपर वाला डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में ये क्या है, दिस इज दी पल्मोनरी वाल्व। और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस वन इज दी एओर्टा। तो इसके बीच में हमारे पास पाया जाता है एओर्टिक वाल्व। तो ये क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को, अगर ऊपर की तरफ पे ब्लड फ्लो जाएगा तो परमिट करेगा, लेकिन ऊपर से अगर नीचे की तरफ ब्लड आएगा तो उसको ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ये सिंपल इसके काम है।
ठीक है। अब ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट को हम जरा उसमें पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास जो है तो बॉडी है, ठीक। बॉडी आप लोगों के पास क्या है, एक हम इसको डिवाइड कर देते हैं अपर बॉडी में और लोअर बॉडी में। अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पर, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जाएगा राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसके थ्रू, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाएगा राइट एट्रियम में। यहां पर ये बात हो गई। राइट एट्रियम के बाद ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक के बाद पल्मोनरी आर्टरीज में। कौन कौन सी आर्टरीज हैं, 4 आर्टरीज हैं। 2 जो है तो लेफ्ट लंग की तरफ जाती हैं और 2 जो है तो राइट लंग की तरफ जाती हैं, ये वाली। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोगों का पहुंच चुका है लंग्स की तरफ। लंग से वापस आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लंग से वापस क्या चीज आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी। एक मिनट। अच्छा, लंग से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा थ्रू व्हाट, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, इस साइड के ऊपर भी और इस साइड के ऊपर भी, ये वाले पल्मोनरी वेन से ब्लड जाएगा किधर, लेफ्ट एट्रियम में। ये देखें चारों वेन्स यहाँ पर खुल चुकी हैं। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा थ्रू द कौन सा वाल्व, थ्रू द माइट्रल वाल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इसको पंप करेगा थ्रू द बॉडी, थ्रू व्हाट, थ्रू द एओर्टा, ठीक है। दैट वाज दी होल ब्लड फ्लो थ्रू दी हार्ट। अब हम इसको जरा फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। बॉडी है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी। अपर बॉडी वाला सुपीरियर वेना केवा में जाएगा, लोअर बॉडी वाला इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। वो ड्रेन होगा किधर, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में जाएगा। यहां तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। अब लंग्स के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट होगा सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ड्रेन होंगे कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम ड्रेन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से ब्लड जाएगा 2 रास्तों के ऊपर। एक तो एओर्टा से ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द बॉडी, जो कि इस एरो ने शो किया हुआ है, और दूसरा ब्लड जाएगा टू द कोरोनरी आर्टरीज। मैंने आप लोगों को ऊपर कोरोनरी साइनस का बताया था। हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो उस कोरोनरी आर्टरीज में जाएगा, कोरोनरी आर्टरी उसको थ्रू आउट द हार्ट सर्कुलेट करेगी उस ब्लड को, और वो ब्लड फिर ड्रेन होगा कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस वापस से जाएगा किधर, राइट एट्रियम के अंदर। इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स द फेजेस ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है। ये हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो चुका है, फेजेस ऑफ द हार्ट बीट। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स हार्ट बीट क्या है। हमारा हार्ट, मैंने आप लोगों को कहा था, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है। एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन को हम एक हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हमारे पास क्या है, रिदमिक कंटिन्यूअस पंपिंग है, एक्शन ऑफ द हार्ट है, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग टू पुश द ब्लड एंड देन रिलैक्सिंग टू रीफिल इट विद ब्लड। यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड पंप होगा, और रिलैक्स होंगे तो ब्लड क्या होगा, वापस से आएगा हमारे पास, और जो चैम्बर्स हैं वो आपके फिल होंगे, ठीक है। वन कंप्लीट हार्ट बीट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक रिलैक्सेशन, और इसको हम कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास लेता है तकरीबन 0.8 सेकंड्स, यानी एक हार्ट बीट हमारे पास 0.8 सेकंड्स लेता है। तो एक मिनट में हमारे पास कितने हार्ट बीट्स होंगे, 72। आपने 60 को डिवाइड कर देना है 0.8 पे, तो आप लोगों के पास तकरीबन कोई 75 आ जाएगा।
तो हमारे पास ऑन एवरेज 72 बार हार्ट जो है तो वो धड़कता है 1 मिनट के अंदर। अब स्टूडेंट्स इस हार्ट बीट के कुछ फेजेस हमने डिस्कस करने हैं, कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस करने हैं कि किन स्टेप्स के थ्रू एक पूरा हार्ट बीट कंप्लीट होता है। उसमें आप लोगों को स्टूडेंट्स सिस्टली और डायस्टली का लफ्ज बार बार सुनने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है। तो सिस्टली का सिंपल मतलब है, सिस्टली या सिस्टोल भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छी प्रोनाउंसिएशन इसकी सिस्टली है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन। और हमारे पास डायस्टली है, इसका मतलब है एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब पहला स्टेप हम पढ़ते हैं या पहला फेज हम पढ़ते हैं, दैट इज द एट्रियल सिस्टली। डायरेक्ट आप लोगों का जहन क्लिक होना चाहिए कि एट्रिया इसमें क्या करेगा, एट्रिया इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एट्रियम, ठीक है। ऊपर बार बार मैंने आपको ब्लड फ्लो समझाया। ब्लड हमारे पास स्टूडेंट्स आता है कहां पर, ब्लड हमारे पास बॉडी से आता है इनटू द राइट एट्रियम और लंग से आता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम। अब जैसे जैसे हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल होता जाएगा तो ब्लड का प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ब्लड का प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल्स हैं स्टूडेंट्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं उसमें तो कोई ब्लड है ही नहीं इस वक्त, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एट्रियम का जो प्रेशर है दैट वुड बी ग्रेटर देन द वेंट्रिकल। हम अगर ये बात करें कि प्रेशर ऑफ एट्रिया विल बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ व्हाट, वेंट्रिकल, क्योंकि एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है, सही है। ब्लड अपना कोई वॉल्स के ऊपर प्रेशर भी तो पुट करेगा ना, और वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड नहीं है। तो राइट एट्रियम का या लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर वेंट्रिकल से बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा ये जो वाल्व्स हैं ये ओपन हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाल्व जो थे प्रेशर की वजह से ओपन हो जाएंगे और हमारे पास ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पैसिवली फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वक्त हमारे पास कोई कंट्रैक्शन नहीं हुई है स्टूडेंट्स, सिर्फ ब्लड आ रहा था, ब्लड ने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर की वजह से आपके वाल्व्स खुल गए और कुल उसकी वजह से आप लोगों का जो ब्लड है ग्रेविटी ही के थ्रू ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब जब हमारे पास तकरीबन, हमने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लड स्टार्ट्स फिलिंग इन द एट्रिया एंड प्रेशर इन द एट्रिया स्टार्ट्स राइजिंग, एंड जिसकी वजह से एवी वाल्व्स आर पुश्ड ओपन एंड द ब्लड फ्लोस पैसिवली इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। जब हमारे पास 80% ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड द रिमेनिंग ब्लड इज पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तकरीबन 80% ब्लड जो है तो हमारे पास पैसिवली आता है, जो बाकी 20% ब्लड रह जाता है यहाँ पर उसको थ्रू फोर्स भेजा जाता है किधर, वेंट्रिकल्स के अंदर, और वो होता है हमारे पास जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई क्योंकि हम आर्टीरियल सिस्टली पढ़ रहे हैं, और ये तकरीबन ये पूरा स्टेप हमारे पास कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले समझाना चाहता था और वो ये था कि हाउ प्रेशर ऑफ द ब्लड इन्फ्लुएंसेस द वॉल्स। मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को कहा था कि यूनी डायरेक्शनल वाल्व्स है हमारे पास, एक तरफ से ब्लड को फ्लो होने देते हैं, दूसरी तरफ से ब्लड को फ्लो होने नहीं देते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ये एक दरवाजा है जो कि इस डायरेक्शन के अंदर खुलेगा और इस डायरेक्शन के ऊपर अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये बंद होगा, तो किस साइड वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए इस वाल्व को खोलने के लिए? ऑफ कोर्स ऊपर वाला फोर्स अगर बड़ा होगा तो वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा। तो यही बात मैंने अभी आप लोगों को की कि जब आर्टरिया का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा। लेकिन अगर वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ जाए तो फिर क्या चीज होगी, फिर ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये बढ़ जाएगा और वाल्व जो है तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे कब बंद हो रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इस वाल्व के ऊपर अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये खुलेगा, और अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं तो ये बंद होगा, ठीक है। तो अब अब अगर इसको खोलने के लिए मुझे किस चीज का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, मुझे वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ेगा
तो ये वाल्व खुलेगा और आयोटा की तरफ ब्लड जाएगा या पल्मोनरी ट्रंक की तरफ ब्लड जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से प्रेशर बढ़ गया तो वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर है अभी, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम आगे के स्टेप्स पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास सेमिलुनर वाल्व स्टूडेंट्स बंद रहते हैं। उनकी बंद रहने की वजह क्या है? क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर कोई ब्लड है ही नहीं और वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम है। लेकिन एओर्टा में तो आपने ब्लड पंप किया हुआ है, तो एओर्टा का प्रेशर तो बड़ा है। तो मैंने आप लोगों को अभी कहा कि ऊपर से जब प्रेशर आएगा सेमिलुनर वाल्व्स के ऊपर, तो सेमिलुनर वाल्व्स बंद रहेंगे। तो इस फेज के अंदर आप लोगों के पास सेमिलुनर वाल्व्स रिमेन क्लोज्ड। फिर उसके बाद आते हैं हम वेंट्रिकुलर सिस्टली की तरफ। वेंट्रिकुलर सिस्टली स्टूडेंट्स हमारे पास होती है 0.3 सेकंड्स में कंप्लीट, ठीक है। 0.3 सेकंड्स में कंप्लीट होती है। और वेंट्रिकुलर सिस्टली क्या चीज है? सिंपली आप लोगों का माइंड जो है तो वो क्लिक होना चाहिए, एंड दैट इज के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि सिस्टली है, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा कि ब्लड आ रहा था आ रहा था आ रहा था वेंट्रिकल्स के अंदर। अब हमारे पास ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो चुका है, ठीक है। ब्लड क्या है हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो चुका है। ये राइटिंग क्यों नहीं कर रहा? हाँ, हो गया। ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो चुका है। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है। इसी दौरान वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप किसी चीज को स्क्वीज करोगे तो उसका प्रेशर मजीद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। कितना बढ़ चुका है? ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये जो माइट्रल वाल्व है, ये आप लोगों के पास बंद हो जाते हैं। अब आप लोगों को समझ आई मैं प्रेशर की बात क्यों कर रहा था? तो मैंने आप लोगों को कहा कि प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स राइजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स बंद हो जाएंगे। इस स्टेप के अंदर सबसे पहले जो काम होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स बंद हो जाएंगे और उससे हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम लब साउंड कहते हैं, ठीक है। अब प्रेशर तो हम मजीद बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वेंट्रिकल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। एट लास्ट ये होगा कि इसका प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक से भी, एंड जो सेमीलुनर वाल्व्स हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे क्योंकि आप नीचे से प्रेशर दे रहे हो। इससे आप लोगों के पास जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज द डब साउंड, ठीक है। तो लब डब साउंड जो आप लोग हर्ट का सुनोगे तो वो इस स्टेप के अंदर वो होते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं कि लब साउंड किन वाल्व्स के ओपन होने से बनता है और डब साउंड किन वाल्व्स के ओपन होने से बनता है, ठीक है। सॉरी, लब साउंड तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के बंद होने से बनता है। मैंने स्टेप के अंदर कहा कि ब्लड तो हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो चुका है, तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ रहा है। अब वेंट्रिकल्स को जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो मजीद प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर की वजह से एक तो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद होंगे, ठीक है, और उसी प्रेशर की वजह से आप लोगों के सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड आप लोगों का पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में पुश कर दिया जाएगा। जो थर्ड फेज है जो कि हमारे पास 0.4 सेकंड्स लेता है, दैट इज द वेंट्रिकुलर डायस्टली। अब आप लोगों का माइंड डायरेक्टली क्लिक हो जाना चाहिए कि इसमें वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स एक्सपैंड होंगे। तो वेंट्रिकल्स ने अपना ब्लड दे दिया है एट्रिया और उसको क्या कहते हैं, ये पल्मोनरी ट्रंक को। अब क्या होगा कि वेंट्रिकल्स बिगेन टू रिलैक्स, और जैसे स्टूडेंट्स वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? जल्दी बताएं मुझे, शाबाश। हाँ, आप लोग जो है तो जरा एक्टिव रहे, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा इसमें। तो जो ब्लड प्रेशर है वो आप लोगों का कम होता जा रहा है और इतना कम होगा कि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से कम हो जाएगा। जब पल्मोनरी और एओर्टा से कम हो जाएगा तो सबसे पहले क्या चीज होगी, आप लोगों का जो सेमीलुनर वाल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे। क्यों? सेमीलुनर वाल्व्स का मैंने आप लोगों को कहा था कि जब ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर आएगा, किधर गए, ये रहे, ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो ये बंद रहेगा, ठीक है। तो ये बंद हो जाते हैं, ठीक।
और तो सेमिलुनर वेल्स तो बंद हो गए। अब प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इतना कम हो जाएगा कि एट्रिया से भी कम हो जाएगा। और जब एट्रिया से कम हो जाएगा तो एवी वेल्व्स दोबारा ओपन हो जाएंगे। और जब एवी वेल्व्स ओपन हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ क्या होगा, ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। दोबारा से फिर एट्रियल सिस्टली आएगी। एट्रियल सिस्टली के बाद आप लोगों के पास वेंट्रिकुलर सिस्टली आएगी। वेंट्रिकुलर सिस्टली के बाद आप लोगों के पास वेंट्रिकुलर डायस्टली आएगी। ठीक है, ये 3 फेजेस है हमारे पास हार्ट बीट के। अगर हम इसका टाइम नोट करना चाहें तो 0.4 सेकंड्स ये है, 0.3 सेकंड्स ये है, तो ये हमारे पास 0.7 सेकंड हुआ। और 0.1 सेकंड हमारे पास ये है। तो टोटल आप लोगों के पास एक हार्ट बीट कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 0.8 सेकंड्स के अंदर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वो PQRST ये वो वाला है ना, वो हम इसमें से करेंगे, वो जो ECG का वो होता है लाइन्स वगैरह। अच्छा, जो ईसीजी के लाइंस है तो वो आप लोगों के सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर टाइम ना जाया करें। एक तो ये है कि वो ज़रा कॉम्प्लेक्स भी है आप लोगों के लिए। इस स्टेज के ऊपर जानना आसान है, हमारे लिए आसान है, मैं आपको अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो मुझे भी बहुत मुश्किल लगते हैं। हाँ। अच्छा, किसी ने कहा कि दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, चलो। शॉर्ट शॉर्ट में आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और एक ही स्टेप में आप लोगों को तीनों फेजेस बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास लेट से हार्ट है, और हार्ट के हमारे पास क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा हार्ट बीट क्या चीज है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को पंप करेगा, हार्ट रिलैक्स होगा तो ब्लड इसमें आएगा। ठीक है, सबसे पहला फेज जो होता है, सबसे पहला फेज हमारे पास है एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली, एट्रियल सिस्टली का मतलब ये कि एट्रिया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास राइट एट्रिया है, ये आप लोगों के पास लेफ्ट एट्रिया है, ये आप लोगों के पास राइट वेंट्रिकल है, और ये आप लोगों के पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा एट्रियल सिस्टली के दौरान, एट्रियल सिस्टली के दौरान आप लोगों के पास ब्लड आएगा इनटू द राइट एट्रियम, कहां से, बॉडी से। ठीक है, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, कहां से, लंग से। ठीक है, ये मैं बार बार ऊपर पढ़ा चुका हूं। अच्छा, अब जब ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब ब्लड आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब प्रेशर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बेसिकली सिंपल अल्फाज में ये है कि यहां पर एक अगर दरवाजा है ना, यहाँ पर एक दरवाजा है, और मैंने आप लोगों को कहा था ऊपर से अगर आप इसको फोर्स दोगे तो ये खुलेगा, नीचे से फोर्स दोगे तो ये बंद रहेगा। ऊपर प्रेशर बढ़ने का मतलब ये कि ऊपर से फोर्स बढ़ चुका है इसके ऊपर, तो ऊपर से अगर फोर्स बढ़ेगा तो ये ब्लड वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर भी हमारे पास दरवाजा है, ब्लड वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो गया है। अब वेंट्रिकल्स बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, एट लास्ट किधर तक, 80% तक पैसिवली फिल होंगे। 80% के बाद यही वेंट जो एट्रिया है ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मींस यानी ब्लड को पंप करेगा। तो जो मजीद 20% ब्लड यहां पर था उसको भी ये फोर्सफुली किधर भेज देगा, वेंट्रिकल्स के पास भेज देगा। अब वेंट्रिकल्स के पास आप लोगों का 100% ब्लड आ चुका है। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टली आप लोगों का खत्म हो चुका है फेज। इसके बाद हमारे पास क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हमारे पास जो सेकंड स्टेप है दैट इज दी वेंट्रिकुलर सिस्टली। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टली। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है टू व्हाट, टू द लंग्स थ्रू विच ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कम्युनिकेट करता है टू द बॉडी थ्रू विच वेसल, जिसको हम कहते हैं एओटा या आयोटा। ठीक है, और इस पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा में भी हमारे पास वेल्व्स मौजूद हैं। ठीक है, और ये वेल्व्स किस तरीके से, मैंने आप लोगों को कहा था नीचे से अगर फोर्स आएगा
तो ये वाल्व्स खुलेंगे, ऊपर से अगर इसके ऊपर फोर्स आएगा तो ये वाल्व्स बंद रहेंगे। ठीक है। अब होता ऐसा है कि राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आप लोगों का ब्लड फिल होता जा रहा है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टरी का मतलब ये कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही वेंट्रिकल्स आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। तो सिंपल अल्फाज में ये कि नीचे डायरेक्शन से जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो बढ़ जाएगा। ठीक। और ये दरवाजा जो आप लोगों को दिख रहा है ये बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? मैंने अभी आप लोगों को कहा नीचे से अगर फोर्स लगेगा तो ये बंद रहेगा। तो ये जो दरवाजा ये क्या था हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टरी में, सबसे पहले जो आप लोगों का होगा तो वो होगा ए वी, जो वॉल्व्स हैं दैट विल क्लोज। और जैसे ही ये हमारे पास क्लोज हो जाएंगे तो इससे हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होगी? इससे हमारे पास एक लब साउंड आएगा। अच्छा, अब हम मजीद प्रेशर को बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, इवेंचुअली इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि जो प्रेशर एओर्टा में था हमारे पास उससे भी बढ़ जाता है प्रेशर। तो जब एओर्टा से प्रेशर बढ़ेगा तो क्या चीज होगी? नीचे डायरेक्शन वाली फोर्स बढ़ चुकी है, ये वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। ठीक। और ब्लड जो है तो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इनटू व्हाट? इनटू द बॉडी। इसी तरह ये वाला जो वाल्व है ये ओपन हो जाएगा एंड ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड द लंग। तो जो दूसरी चीज होगी दैट विल बी सेमी लूनर वाल्व्स ओपन। इससे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा डब। ठीक, दैट वाज वेंट्रिकुलर सिस्टली, यहां तक हो चुकी है। अब वेंट्रिकल्स ने तो अपना ब्लड दे दिया है, तो तीसरा स्टेप जो आएगा वो होगा वेंट्रिकुलर डायस्टरी। वेंट्रिकल्स अब क्या होंगे? वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो प्रेशर में फॉल आएगा कि नहीं आएगा? प्रेशर में फॉल आएगा। नीचे डायरेक्शन वाली फोर्स कम हो जाएगी, ऊपर डायरेक्शन वाली फोर्स बढ़ जाएगी। तो जब ऊपर डायरेक्शन वाली फोर्स बढ़ेगी तो क्या होगा? सेमी लूनर वाल्व्स क्लोज। और मजीद और क्या होगा? अब ऊपर डायरेक्शन की फोर्स बढ़ रही है, इसी सेम टाइम के ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा होता है। जो हमने पहले वाले स्टेप में पढ़ा ना, एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा होता है, तो एट्रियम की प्रेशर बढ़ रही है। तो क्या होगा? हमारे पास यही चीज दोबारा होगी जो यहाँ पर हुई थी। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। एंड ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द वेंट्रिकल्स। तो ब्लड एट्रिया में आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड बॉडी में जाएगा, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे। एनी क्वेश्चन हेयर? आप समझ आ गई? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? शाबाश बच्चों, फिर आगे जाते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमने एट्रियल सिस्टली यहां पर डिस्कस की। ठीक। एट्रियल सिस्टली के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टली डिस्कस की। वेंट्रिकुलर सिस्टली के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टली डिस्कस की। ये जो हमारे पास एट्रियल डायस्टोल है वो कहां गया? ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा मुझसे। एट्रियल डायस्टोल किधर गया? वो सबसे पहले हुआ था एमन केरियन। किसी और का कोई और जवाब? वेयर इज एट्रियल डायस्टोल इसमें? जल्दी शाबाश, चैट में बताएं मुझे।
सर वो वेंट्रिकुलर सिस्टली में इंटरमिक्स हुआ जब लव एंड डब साउंड प्रोड्यूस हुआ। यस तहजीब, दैट इज द आंसर। यस, शायद उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत है मरवा। आंसर ये है कि वेंट्रिकल जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो उसी वक्त हमारे पास एट्रिया जो है तो वो रिलैक्स हो रहा था। जिस वक्त वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वेंट्रिकुलर सिस्टली, उसी वक्त हमारे पास एट्रिया रिलैक्स कर रहा था। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली हमारे पास एक ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो उसने उसको ओवरलैप कर दिया है। तो ये दोनों चीजें एट द सेम टाइम हो रही होती हैं। तो हमने सिर्फ वेंट्रिकुलर सिस्टली को डिस्कस किया कि ब्लड हमारे पास जो हार्ट है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। और एट्रियल सिस्टली को हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो हो रहा होता है एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली। स्टूडेंट्स, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है ना, इसका ये सीन है कि ये आप लोगों की जो बुक है या जो सिलेबस है उसमें इस तरीके से क्लियरली इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जो केपीके की बुक है तो उसमें इस कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को इसी फेज ऑफ द हार्ट बीट के अंदर लाया हुआ है। तो केपीके में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को इसी के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी वो इसको एक सेपरेट टॉपिक समझते ही नहीं है। तो इसीलिए हम इसको मजबूरन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को भी पढ़ेंगे। काफी आसान है, ठीक है, काफी आसान है, ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट क्या चीज है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, इधर तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज जान लेनी है कि जो कार्डिक सेल्स है वो मायोजेनिक है, ठीक। मायोजेनिक का मतलब ये है कि दे कैन प्रोड्यूस व्हाट, दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन देयर ओन। एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। लेट्स से दिस इज अ मसल, ठीक। तो इस मसल को यहां पर क्या आ रहा होता है, मसल को यहां पर एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आया हुआ होता है, न्यूरॉन आया हुआ होता है। न्यूरॉन इस मसल को ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही मसल के मेम्ब्रेन के ऊपर लगता है तो मसल क्या हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज में घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोग ये जान ले कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बस। क्या चीज मैंने कही, एक मसल होता है, न्यूरॉन ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाया मसल को, मसल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगा और मसल ने कॉन्ट्रैक्शन शो की। क्लियर है यहां तक। लेकिन जो हार्ट है तो वो मायोजेनिक है। हार्ट को ब्रेन से सिग्नल नहीं आते, लेकिन हार्ट अपने सिग्नल खुद जनरेट करता है। मायोजेनिक का क्या मतलब है, हार्ट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। क्यों जनरेट करता है वो, जब आप लोग हार्ट के सेल्स को सेल लेवल के ऊपर जब आप हार्ट को पढ़ोगे तो तब आप लोगों को समझ आएगी कि हार्ट खुद डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। डिस्चार्ज का क्या मतलब है, मतलब ये मेरे पास एक हार्ट का कार्डिक मसल सेल है ना, तो एक सेकंड के अंदर लेट से इससे 50 बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलता है। ये हर हार्ट सेल से निकलता है, ठीक है, हर हार्ट सेल से 50 दफा। या ये भी मैंने फर्जी नंबर यहाँ पर डाला हुआ है, हार्ट सेल्स में डिपेंड करता है। वेंट्रिकल्स जरा ज्यादा इंपल्सेस जनरेट करते हैं, सॉरी ये एट्रियम, और जो वेंट्रिकल्स है वो कम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। लेकिन जैसे ही एक हार्ट के अंदर की कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है इसके साथ वाले हार्ट सेल के ऊपर भी, और वो भी क्या कर देता है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। वो जाता है दूसरे हार्ट सेल के पास, वो जाता है तीसरे हार्ट सेल के पास, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है चौथे हार्ट सेल के पास। और इसके थ्रू क्या मैंने आपको ऊपर कहा, जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब इसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसको भी आया, इसको भी आया, इसको भी आया और इसको भी आया, तो ये पूरा का पूरा जो मस्कुलर लेयर आप लोगों को नजर आ रहा है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स कलेक्टिवली। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इंपल्स जब आता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये आप लोगों को पता है।
हार्ट के केस में हार्ट के अपने ही सेल से इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलता है और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स साथ वाले सेल को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है और आगे तमाम सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और हम अगर ये बात कहें ना तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है कि ये अगर हमारे पास एक हार्ट है ना, ये तो अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां से जनरेट हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरे हार्ट में ट्रेवल करता है, पूरे हार्ट में ट्रेवल करता है और हमारे पास पूरा हार्ट एज अ होल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कहा कि हार्ट का हर एक सेल ये काम कर सकता है। अगर यहां से इंपल्स जनरेट हुआ तो इस तरीके से पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर ब्लड से यहां से इंपल्स जनरेट हुआ इधर से, तो ये पूरा हार्ट जो है तो इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब तो मसला बन जाएगा, अब तो किसी की मर्जी नहीं होगी, एक बंदा कहेगा मैं यहां से कॉन्ट्रैक्ट होता हूं तो पूरा हार्ट उस डायरेक्शन से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। तीसरा सेल कहेगा कि नहीं मेरी अपनी मशरूती है, मैं जो है तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना चाहता हूं, तो हार्ट पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो इसे तो ब्लड ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा और हार्ट क्या होगा, खराब होगा। तो देखें हमारे पास इस हार्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। इस हार्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। कहां पर पाया जाता है, राइट एट्रियम में पाया जाता है, जो कि सबसे तेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकता है। अगर बाकी के सेल्स जो है तो लेट से 30 बार इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकते हैं एक सेकंड के अंदर, तो ये जो जालिम का बच्चा है ये जो है क्या करता है, ये 70-72 बार, 70 से लेकर 120 बार एक सेकंड के अंदर इंपल्स जनरेट कर सकता है। तो हमारा रूल क्या था कि सबसे पहले जो इंपल्स जनरेट करेगा सारे उसके गुलाम होंगे, सबसे पहले जो इंपल्स जनरेट करेगा सारे उसके गुलाम होंगे। तो ये सबसे तेज इंपल्सेस जनरेट करता है, तो ये जब इंपल्स जनरेट कर लेता है वही इंपल्स पूरे हार्ट में ट्रेवल करता है और पूरा हार्ट इसके हुक्म से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पूरा हार्ट इसी टिश्यू के हुक्म से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये अब इनका बादशाह बन गया है, सबसे तेज ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स एस ए नोड। अब चीजें विल मेक सेंस टू यू। इसको कहा जाता है एस ए नोड। मैंने आपको कहा कि हर एक सेल इंपल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन एस ए नोड सबसे तेज इंपल्स जनरेट करता है और सारे हार्ट सेल्स इसके गुलाम हो जाते हैं। अब ये जो इंपल्स, और इसीलिए इसको कहा जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये हार्ट का वो जो 72 बीट्स पर मिनट है ना, ये उस चीज को मेंटेन करता है। ये 72 बार इंपल्स जनरेट करता है और हार्ट आपका एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर सॉरी, 72 बार कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब जब इस पेस मेकर ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरे एट्रियम के अंदर ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, पूरे एट्रियम के अंदर ट्रेवल कर जाता है। अब मसला ये है कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर मौजूद है। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, दिस इज इन इंसुलेटिंग लेयर। और एट्रियम और वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब हमने तो कहा था कि जब एक जगह पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो जाए तो हमें वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेके जाना है पूरे हार्ट में, ताकि पूरा हार्ट एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट करे। लेकिन यहाँ पर तो एक इंसुलेटिंग बैंड है ये वाली, जो कि एट्रिया वाले इलेक्ट्रिकल इंपल्स को वेंट्रिकल्स में आने नहीं देता। तो क्या चीज होगी, हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा खान साहिब का ये एस ए नोड का वजीर बैठा हुआ है, जिसको हमने कहा हुआ है ए वी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है तो इसने अपना एक नेटवर्क बिछाया हुआ है जो कि वेंट्रिकल्स तक जाता है और ये उस वेंट्रिकल्स तक ये पैगाम पहुंचा देता है। लेकिन इट इज अ रिले स्टेशन। रिले स्टेशन का क्या मतलब है,
जो इम्पल्स एवी नोड के पास आ जाता है, एवी नोड उस इम्पल्स को अपने साथ थोड़ी देर के लिए रोक देता है। 0.11 से लेकर 0.15 सेकंड्स तक उसको रोक देता है और 0.11 और 0.15 सेकंड के बाद उसको वेंट्रिकल्स में जाने देता है। और वेंट्रिकल्स में किस तरह जाने देता है? वेंट्रिकल्स में जाने देता है थ्रू बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस एक बंडल है या एक तार है जिसके थ्रू एवी नोड इसको भेज देता है इनटू व्हाट? इनटू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में यही बंडल ऑफ हिस जो है तो दो ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं बंडल ब्रांचेस, या एक हमारे पास राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, तो वो ट्रेवल करते हैं थ्रू दी इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद वो वेंट्रिकल की वॉल्स में घुस जाता है वो इंपल्स। किसके थ्रू? पोर्किंजी फाइबर्स के थ्रू। ये हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है। स्टार्ट हुआ था एवी नोड से। एवी नोड से जो है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स गया एवी सॉरी एस ए नोड से। एस ए नोड से इंपल्स गया एवी नोड के पास। एवी नोड से इंपल्स गया बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस डिवाइड हुआ राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ने फिर आगे दिया पोर्केंजी फाइबर्स को जन्म। तो इसके थ्रू हमारे पास पूरे हार्ट के अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड हो जाता है। अब यहाँ पर एवी नोड में हमने ये चीज डिस्कस की कि इट इज अ रिले स्टेशन और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था ये उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता है। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि ये चाहता है कि वेंट एट्रियम पहले पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और अपना जो तमाम ब्लड है वो वेंट्रिकल्स को दे दे, तो उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसको ये यहाँ पर ना रोकता तो जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा और ब्लड जो है तो वेंट्रिकल्स में फिल होता जाएगा, उसी वक्त वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर जाएंगे। तो आधा ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंचा होगा और आधा ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंचा होगा और वेंट्रिकल्स जो है तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर क्या रिले स्टेशन है, थोड़ा सा ये इंपल्स को अपने साथ रोक देता है, कहता है कि सब्र करो, पहले ये जो ब्लड है ये पूरा का पूरा भर जाए वेंट्रिकल्स, तो फिर उसके बाद हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दैट इज दी होल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। आप लोगों ने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि एस ए नोड आप लोगों का पेसमेकर है। पेसमेकर का मतलब ये कि हार्ट की रिदम को ये सेट करता है। ठीक है, अगर एस ए नोड ज्यादा तेज फायरिंग करेगा तो हार्ट तेज बीट्स के साथ जो है तो वो एक्टिविटी करेगा। अगर एस ए नोड की एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट की एक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, और पुरकेंजी फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पूरे वेंट्रिकल्स में इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेजने की। आगे बढ़ते हैं, हमारा कंडक्टिंग सिस्टम भी हो चुका है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11.2 जो था तो वो कवर हो चुका है। ठीक है, अब जाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11.3 की तरफ, विच इज ऑन द ब्लड वेसल्स। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर: आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरी का फंक्शन क्या है? एट आर्टरीज का फंक्शन है इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से जो भी ब्लड निकलेगा आर्टरी के थ्रू निकलेगा। ठीक है, आर्टरी के थ्रू निकलेगा। वेन्स का क्या फंक्शन है? इट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट की तरफ जो भी ब्लड आएगा वेन्स के थ्रू आएगा। ठीक है, मजीद आगे पढ़ते हैं इसको। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। तमाम आर्टरीज जो हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी वाहिद आर्टरी है जो कि आप लोगों के पास क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है। कहां पर? लंग्स की तरफ। तो ये एक एक्सेप्शन आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो वेन्स भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, जो कि क्या ला रहे होते हैं? जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे होते हैं लंग्स से। समझ आ गई? आर्टरीज थिक वॉल्ड है। थिक वॉल की वजह यह है क्योंकि इसमें हाई प्रेशर ऑफ ब्लड होता है। हार्ट काफी तेजी के साथ और काफी हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करता है, तो वो जाता है किस चीज में? आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज डिस्टेंड होती हैं। जबकि जो वेन्स हैं तो वो हमारे पास किधर गया? ये ना,
वेन्स हमारे पास थिनर वॉल के हैं, क्योंकि उसमें ब्लड का इतना प्रेशर होता नहीं है, तो उसके लिए इतने थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। आर्टरीज हमारे साथ पिंक इन कलर होती हैं। पिंक इन कलर की वजह यह है कि हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। ठीक है। जबकि जो वेन्स होते हैं वो हमारे साथ ब्लू इन कलर होते हैं। अभी आप लोगों को नजर आएगा, आप अगर अपने हाथ को देखें तो स्किन के नीचे आपको ग्रीनिश ग्रीनिश वेसल्स नजर आ रहे होंगे, दीज आर वेन्स। ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट सुपरफिशियली, जबकि जो आर्टरीज होती हैं तो वो डीप इन मसल्स पाई जाती हैं, मसल्स में डीप डीप मौजूद होती हैं। ठीक है। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, तकरीबन 23 मिलीमीटर इसकी डायमीटर है, जबकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन। ठीक है। अच्छा, हमारे पास आर्टरीज डिवाइड होती हैं इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड आर्टेरियोल्स, जो कि 3 एमएम से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। 10 माइक्रोमीटर के बाद जो चीज स्टार्ट होगी वो होगी कैपिलरी। ठीक है। जबकि ब्लड जब कैपिलरी से निकलता है तो सबसे पहले वो ड्रेन होता है इनटू स्मॉल वेसल्स कॉल्ड वेन्यूल्स, 40 टू 50 माइक्रोमीटर, और फिर वो वेन्यूल्स जो है तो मर्ज हो जाते हैं, फॉर्म लार्ज वेन्स। ठीक है। अच्छा, कंटेन नो वॉल्व्स। आर्टरीज के अंदर हमारे पास कोई वाल्व मौजूद नहीं होता। उसकी वजह यह है क्योंकि आर्टरी में प्रेशर काफी हाई होता है, पीछे से ब्लड उसको पंप किया जा रहा है, तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं होता। लेकिन जो वेन्स है हमारे पास, तो वो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है कि वेन्स हैविंग डायमीटर ग्रेटर देन 2 एमएम, और खासकर जो कि एब्डोमेन और लोअर लिम्स के अंदर हैं, उनमें सेमिलुनर वाल्व्स पाए जाते हैं। किस तरीके से, ये आप लोगों का एक वेन है। ठीक है। तो इसमें इस डायरेक्शन में वाल्व्स मौजूद होते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ तो ब्लड जाएगा, लेकिन जब एक बार नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा तो फिर ये ब्लड अगर वापस नीचे की तरफ आएगा तो ये उसको प्रिवेंट करता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वेन्स में हमारे पास प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो होता है। ठीक है। तो ब्लड को हार्ट की तरफ पहुंचाना भी तो है ना, उसको अगर वो बार बार नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर आप उसको ज्यादा फोर्स चाहिए होगा हार्ट तक पहुंचाने के लिए, तो इसलिए उसमें वाल्व्स मौजूद होते हैं। ठीक है। एंड हैव ग्रेटर ल्यूमेन देन आर्टरीज। वेन्स का ल्यूमेन जो होता है तो वो बड़ा होता है आर्टरीज से। वॉल को पढ़ते हैं कि वॉल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के वॉल के लेयर्स बताए थे, इसी तरह हमारे पास आर्टरीज के जो वॉल हैं और वीन्स के जो वॉल हैं उसके भी कुछ लेयर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से लेयर्स हैं? 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं, और ये आर्टरीज में हाईली इलास्टिक होते हैं। हाईली इलास्टिक इसलिए वजह से होते हैं क्योंकि इन्होंने काफी प्रेशर को बर्दाश्त करना है। ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जिसको हम एडवेंटिशिया भी कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स काफी मिकदार में पाए जाते हैं। ठीक है। और इट आल्सो कंटेन अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल कैपिलरीज कॉल्ड वेजा वेजोरम। स्टूडेंट्स, इस ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर अपना एक ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी आर्टरीज होती है ना, आयोटा हो गया, तो इनको खुद भी तो ब्लड चाहिए होता है, तो इसीलिए इसमें भी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं इनके एडवेंटिशिया में, जिसको वेजा वेजोरम कहते हैं, और ये इन्हीं आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। ट्यूनिका मीडिया, थिक मिडल लेयर, इसमें हमारे पास क्या होते हैं? सर्कुलर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ट्यूनिका मीडिया में क्या होते हैं? सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। एक्ट लाइक अ थिक बैलून, बैलून को आप इन्फ्लेट करते हो ना, तो बैलून फूल जाता है, और फिर जब आप उसको खोलते हो तो उससे हवा निकल जाती है, वापस अपने फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह ट्यूनिका मीडिया भी है, जितना भी आप प्रेशर बढ़ा दो तो ये जो ब्लड वेसल है ये डायलेट हो जाते हैं, काफी फूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है? इलास्टिक है, और जब आप प्रेशर कम कर दोगे तो ये वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। तो इट कैन स्ट्रेच एंड इट कैन रिकॉइल। ट्यूनिका इंटिमा इज द इनरमोस्ट लेयर। ठीक है, इनरमोस्ट लेयर है, और इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, ये भी इलास्टिक है। ठीक है। जाते हैं वेन्स के ट्यूनिका को पढ़ते हैं। तो वेन्स में हमारे पास स्टूडेंट्स एक डिफरेंस ये होगी कि वेन्स इलास्टिक नहीं होंगे।
तो जो इलास्टिसिटी के लिए जो चीजें चाहिए होंगी वो वेन के वॉल्स में नहीं होंगी। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन। अब देखो इसमें इलास्टिक फाइबर्स नहीं है, ठीक है। लार्ज वेन ऑल्सो है वेजा वेजोरम यहाँ पर भी पाया जाता है। ट्यूनिका मीडिया थिन मिडल लेयर है, ठीक है, वहां पर थिक मिडल लेयर थी, यहाँ पर थिन है वो, ठीक है। सर्कुलर स्मूथ मसल्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, फ्यू इलास्टिक फाइबर्स होंगे और इसमें इतनी ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं है, यानी ये इतना नहीं फूल सकता ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका इंटमा की बात करें तो इट इज द इनरमोस्ट एंडोथेलियल सेल्स एंड थिन लेयर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। वहां पर एक थिक लेयर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स पाई जाती थी, यहाँ पर थिन लेयर ऑफ इलास्टिक, सॉरी मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वहां पर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन भी थी हमारे पास, यहाँ पर इलास्टिक मेम्ब्रेन है ही नहीं, और क्या है, थिन लेयर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही है कि जो आर्टरिया के जो वॉल हैं वो जरा थिक हैं आप लोगों के पास, और वो ज्यादा इलास्टिक हैं, जो कि वेन्स के वॉल हैं वो थिन हैं और वो इलास्टिक नहीं है, और प्लस उनमें वाल्व भी पाए जाते हैं, और प्लस क्या चीज, उनका ल्यूमेन भी बड़ा होता है, हैव ग्रेटर ल्यूमेन देन आर्टरीज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को कहा कि जो आर्टरीज होती हैं या जो आर्टीरियोल्स होती हैं उनका जो मिडल लेयर होता है उसमें क्या पाया जाता है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो वो स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड बाय हार्मोन्स एंड लोकली प्रोड्यूस्ड केमिकल्स, और ये इसकी क्या कर सकते हैं, इसके डायमीटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आर्टेरियोल्स कैन डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल द ब्लड फ्लो टू डिफरेंट टिश्यूज। स्टूडेंट्स, बाज औकात हमें किसी जगह की ब्लड सप्लाई बंद करनी होती है, ठीक है, तो उस जगह में क्या हो जाती है, जो हमारे पास आर्टेरियोल्स की स्मूथ मसल्स हैं, या अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इस तरीके से, लेट्स से दिस इज एन आर्टेरियोल, ठीक। अब अगर हमें किसी जगह की ब्लड सप्लाई को बंद करनी है तो हम इन आर्टेरियोल्स की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से या तो मैसेज आएगा, या कोई हार्मोन इसके ऊपर काम करेगा, या कोई लोकली प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, या जो भी चीज होगी। अब हमारे पास हिस्टामिन और काइनिन, सॉरी ये जो वो है हमारे पास नोरेपेनेफ्रिन है, तो ये एक हार्मोन है जो कि यहाँ पर आता है हमारे पास, और इसको क्या कर देता है, इसको कंस्ट्रक्ट कर देता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, बिल्कुल थिन पतली सी हो जाती है। अब इसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है उस ऑर्गन को। या लेट से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सेल है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन आ नहीं रही है, और इसने मेटाबॉलिक किया तो मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज किया है, मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये जो लोकल फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं इसी स्मूथ मसल्स को कि ये डायलेट हो जाएं। तो आप लोगों को ये जो आर्टेरियोल है ये इस तरीके से अब नजर आएगा, आर्टेरियोल बड़ी हो गई है और जो ब्लड सप्लाई है इस जगह की वो बढ़ गई है, क्योंकि उस सेल को ज्यादा ब्लड चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस सेल को, तो उसकी वजह से ये ब्लड सप्लाई कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेजो डायलेशन भी होती है हिस्टामिन काइनेंस की तरफ से, और वेजो कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है नोरेपेनेफ्रिन की मदद से, ठीक है। अब आते हैं कैपिलरीज के ऊपर स्टूडेंट्स, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है कैपिलरीज, और कैपिलरीज वो वेसल्स हैं जहां पर मटेरियल्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द बॉडी एंड द ब्लड। मटेरियल्स क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं ब्लड और बॉडी के दरमियान। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लिंक आर्टीरियोल्स टू द वेन्यूल्स, 7 to 9 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है, ठीक है, और 1 मिलीमीटर ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग होंगे, ठीक है। एंड आरबीसी फ्लोज एज अ सिंगल फाइल, एक आरबीसी की स्टूडेंट अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो तकरीबन बनती है 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। और हमारे पास जो वेन्यूल की सॉरी ये कैपिलरी की डायमीटर वो भी 7 to 9 है। तो हमारे पास
जो आरबीसीज इस वेसल के अंदर जाएंगे ना, वो एक सिंगल फाइल के अंदर जाएंगे, इस तरीके से एक सिंगल कतार में जाएंगे। ठीक है, सिंगल कतार में जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पर क्या चीज होती है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए इसका जो वॉल है वो एक्सट्रीमली थिन है, सही, और हाईली परमिएबल है। इसमें क्या है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स हैं। एंडोथेलियल बेसिकली जो ब्लड वेसल्स की जो इनसाइड लाइनिंग होती है, या जो हर्ट की इनसाइड लाइनिंग होती है, उसको एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो उन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में इस तरीके के गैप्स होते हैं। ठीक, जिस गैप्स के थ्रू वाटर और बाकी चीजें जो है तो वो मूव आउट कर सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका वाटर हो गया, तो वो सेल और इस ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज स्टूडेंट्स के स्टार्ट में, कैपिलरीज जब जिधर से स्टार्ट हो रही होती है ना, वहां पर स्फिंक्टर्स लगे हुए होते हैं, ये देख रहे हैं, ये इन स्फिंक्टर्स का क्या काम है, इन स्फिंक्टर्स का ये काम है कि इन कैपिलरीज को बंद करना या खोलना है। स्फिंक्टर्स, इनको हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। ठीक है, अच्छा, स्फिंक्टर्स प्रेजेंट एट द एंट्रेंस ऑफ ईच कैपिलरी ब्रांच। तो ये क्या करते हैं, ये भी ब्लड सप्लाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं। किसी जगह को हमने ब्लड सप्लाई बंद करनी हो तो हम उसके जो कैपिलरी प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स है वो बंद कर देते हैं, तो वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। या अगर किसी जगह को हमने ब्लड सप्लाई बढ़ानी है तो जिन कैपिलरीज के प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स बंद हैं हम उनको खोल देते हैं। यहाँ पर एक दूसरा फिनोमिना हो रहा होता है स्टूडेंट, एंड उसको हम वेजोमोशन कहते हैं। वेजोमोशन को डिफाइन किया गया है, the sphincters open and closes cyclically several times per minute, and this rhythmic process is called as vasomotion। क्या मतलब हुआ, हमारे पास लेट से ये एक प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है और ये एक कैपिलरी है, और यहाँ पर हमारे पास सेल मौजूद है। ठीक है, तो एक मिनट के अंदर इसको रिदमिकली रिदमिकली कभी खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, फिर खोल दिया जाता है, फिर इसको बंद कर दिया जाता है, फिर खोल दिया जाता है, फिर इसको बंद कर दिया जाता है। तो इससे इस सेल को जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है ना, वो मिकदार इसको पहुंच जाती है। अब अगर ये हर वक्त खुला रहे तो ज्यादा ब्लड जाएगा, उस सेल को इतना ब्लड चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो ब्लड जाया हो रहा है आपका। और अगर ये हर वक्त बंद रहेगा तो उस सेल को ब्लड जा ही नहीं रहा, तो ये थोड़े थोड़े वक्त के बाद खुलता है और थोड़े थोड़े वक्त के बाद बंद होता है। इस रिदमिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग को हम वेजो मोशन कहते हैं। और ये वेजो मोशन भी कंट्रोल होती है किस चीज से, इसी सेल के लोकल फैक्टर से। ये सेल कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सिक्रीट करना स्टार्ट कर दे तो ये जो फ्रीक्वेंसी ये तेज हो जाती है, ज्यादा ब्लड आता है अब यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ब्लड इस सेल को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है इस वक्त। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि वेजो मोशन को भी कंट्रोल करते हैं। रेट ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स। रेट क्या चीज है स्टूडेंट्स, ब्लड फ्लो क्या चीज है, ब्लड फ्लो है द क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन सर्कुलेशन इन अ गिवन पीरियड। एक जगह है आप लोगों के पास, लेट से मैं इसको एक चेक पॉइंट ले लेता हूं और मैं कहूंगा कि इससे जितना ब्लड पास होगा कितने एक सेकंड के अंदर, लेट से वो है ब्लड फ्लो पर सेकंड। जितना ब्लड पास होगा पर सेकंड वो हमारे पास है ब्लड फ्लो पर सेकंड। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी की जो टोटल ब्लड फ्लो है ना, दैट इज 5 लीटर्स पर मिनट। अगर हम एक जगह कंसिडर कर लें तो पूरे मिनट में उस जगह से 5 लीटर ब्लड पास होता है। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट यानी एक सेकंड के अंदर या सॉरी एक मिनट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ ब्लड किधर है, ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द ब्लड है हमारे पास एओर्टा के अंदर। ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द ब्लड किधर है, एओर्टा के अंदर है, एंड दैट इज 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। जबकि जो लोवेस्ट स्पीड ऑफ द ब्लड है ना, वो हमारे पास पाई जाती है कैपिलरीज में, एंड दैट इज लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकंड। इसकी क्या वजह है, आप लोग कहोगे कि सर कैपिलरीज तो नैरो हैं
होना चाहिए, कैपिलरीज में तेजी से ब्लड मूव करे। असल में वजह यह है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो ब्लड जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, लेकिन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बड़ा होगा तो इस पाइप से जो स्पीड ऑफ द ब्लड है वो कम रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक सिंगल कैपिलरी की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन हमारे पास बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो उन बिलियंस ऑफ कैपिलरीज को जब आप एक साथ लेकर आते हो, क्योंकि ब्लड तो एक ही टाइम पर सारों से फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, तो वो उसके कंबाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेके बहुत ही बड़ा कर देता है। कहां से? आयोटा से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पर तमाम की जो ब्लड सॉरी क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सर सारों को आप कंबाइन करो ना तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और हमने कहा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अल्टीमेटली आप लोगों का स्पीड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, द कैपिलरी इज वॉल, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिलरीज का जब आप कंबाइन करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है आयोटा से। एंड इसकी क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि जब कैपिलरी से स्लोली स्लोली ब्लड पास होगा तो हमारे पास गुड एक्सचेंज होगा ऑफ मटेरियल। एंड ब्लड जब वेन्यूल्स में जाता है तो फिर वापस से स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि वेन्यूल्स इतने ज्यादा हमारी बॉडी में नहीं है। ठीक है, और वेन्यूल्स का जो सरफेस सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिलरी से कम है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेकंड सिस्टम इस चैप्टर का, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम को सेकंड नाम लिया जाता है एक्सेसरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब तो आप लोग माहिर हो चुके होंगे कि एक्सेसरी का क्या मतलब है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स भी पढ़ा था और हमने कहा था कि एक्सेसरी हेल्पिंग, यानी जो चीज हेल्प कर रही होती है उसको हम एक्सेसरी कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज के साथ हेल्प कर रही है? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ हेल्प कर रही है। किस चीज में? इट हेल्प्स इन रिटर्निंग द फ्लूइड बैक टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द टिश्यूज, फ्रॉम द टिश्यूज। अब इसको, इसका मतलब जरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने कैपिलरीज पढ़े, ठीक है, और कैपिलरीज के अंदर हमने ये चीज पढ़ी कि कैपिलरीज का जो वॉल होता है वो हाईली परमिएबल होता है और काफी फ्लूइड हमारे साथ कैपिलरी से निकलकर किधर चला जाता है? टिश्यू की तरफ चला जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो डायग्राम आप लोग को नजर आ रही है, ये जो सेल्स के बीच में जो जगह मौजूद हैं, इन जगहों को कहा जाता है इंटरस्टिशियम। ठीक है, इनको कहा जाता है क्या चीज? इंटरस्टिशियम। इसी इंटरस्टिशियम के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनसे फ्लूइड्स निकलती हैं। क्यों फ्लूइड निकलती है? क्योंकि उनका जो मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल है। वाटर हो गया, हमारे साथ मजीद ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है तो वापस कैपिलरीज में आ जाती हैं। खैर, तो वो जो फ्लूइड इसमें पहुंच जाता है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या उसको हम कहते हैं क्या चीज? उसको हम कहते हैं द टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो सेल्स हैं आपके पास, ये इसी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज रहते हैं, ठीक है, और इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के और सेल के बीच में हमारे साथ क्या हो जाती है? क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाती है तो यहाँ से हमारे पास, हमने कहा कि फ्लूइड आया था वो इस इंटरस्टिशियम में चला गया, और फिर जब ये हमारे पास वेन्स बनता है, वेन्यूल्स, तो यही जो फ्लूइड है ये इसमें वापस चला जाता है। जो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड आया था वो वापस किस में चला जाता है? वेन्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस चला जाता है, और वो फिर चला जाता है किस जगह पर? हार्ट की तरफ उसको वापस ले दिया जाता है, तो वो ब्लड में वापस आ जाता है वो फ्लूइड, लेकिन ओनली 80% ऑफ द फ्लूइड।
आया था हमारे पास फ्लूइड इंटरस्टिशियम में, और इंटरस्टिशियम से सिर्फ 80% ऑफ द फ्लूइड हार्ट तक चला गया है। बाकी का जो 20% फ्लूइड है वो कहाँ गया? स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कुछ और कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, और ये 20% इस कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये कैपिलरीज पे से उसको बाद में हार्ट तक पहुंचाते हैं। तो ये जो एक दूसरा सर्कुलेशन का सिस्टम आप लोगों को नजर आ रहा है, इसी को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लूइड इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? इस फ्लूइड को लिम्फ कहा जाता है। तो ये तो थी डायग्रामेटिकली, अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। हमने ये कहा कि स्पेसेस बिटवीन द सेल्स क्या है? इंटरस्टिशियम है, ठीक है, और इट कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से आ रहा होता है? फ्रॉम फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी में ब्लड आया, उस ब्लड से कुछ फ्लूइड जो है तो पास हो गया इंटरस्टिशियम में। उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन क्या होगी फिर? क्योंकि वो ब्लड से आया है तो इट विल बी सेम एज प्लाज्मा, एक्सेप्ट आरबीसी नहीं होगा उसमें, प्लेटलेट्स नहीं होंगे उसमें, और लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि आरबीसी, प्लेटलेट्स, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैपिलरी के वॉल को पास नहीं कर सकते। ये चीज आप लोगों के जहन में हो। आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आरबीसी के वॉल को पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बाकी का मटेरियल गया होगा उसमें क्या होगा? उस बाकी के मटेरियल में, बाकी के मटेरियल में आपको वाटर मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, शुगर्स हो गए यानी ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह, ये सारी चीजें, साल्ट्स यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वही चीजें, सही, एसिड्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड स्मॉल प्रोटीन्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स पास हो सकते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स पास नहीं हो सकते, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स खुद को पास करवा देते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा हमें क्या हुआ? इसका फायदा हमें ये होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता है, इसके थ्रू रैपिड मटेरियल एक्सचेंज होता है। कहां पर? ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में भी होता है, और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सेल के बीच में एक्सचेंज होती है। किस तरीके से? लेट्स से हमारे पास ब्लड ने लाया ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, सेल में था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड गया ब्लड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ऑक्सीजन गया सेल में। तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है ऑफ व्हाट? ऑफ एक्सचेंज, मटेरियल एक्सचेंज इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, इंटरसेलुलर फ्लूइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर, सॉरी। अब हमने ये बात लिख दी है इसमें कि 85% of this fluid is reabsorbed back into the blood at venous end। venous end पे मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया कि 85% जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये 80 नहीं है, सॉरी, ये 85 है। अच्छा, 85% ऑफ द ब्लड को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। बाकी का जो 15% ब्लड है वो हमारे पास क्या चीज है? जो कि बनता है 3 लीटर्स पर डे। यानी अगर हम पूरे दिन का हिसाब लगाएं तो जो 15% जो फ्लूइड बाकी रह रहा है इस इंटरस्टिशियम में, ये हमारे पास 3 लीटर्स बन रहे होते हैं पर डे। तो ये तो काफी बड़ा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है। अगर हम इसको लॉस कर रहे होते तो फिर तो हमारा ब्लड जो है तो वो कम हो रहा होता ना, फिर हमें मजीद ब्लड की जरूरत पड़ती। तो वो लॉस हम नहीं करते, दैट इज ड्रेन्ड इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड हियर द फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। यहाँ पर जब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर चली जाती हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको फिर लिम्फ कहा जाता है, अलोंग विद व्हाइट ब्लड सेल, सेल डिब्रीज, ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये स्टूडेंट्स बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे साथ कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्ट तक नहीं पहुंच सकते, ब्लड में नहीं पहुंच सकते। तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, सेल डिब्री हो गया। सेल डिब्री का मतलब ये है कि जो सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके पीछे जो खराब मटेरियल रह जाता है, या जो हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस वगैरह हैं, तो वो ब्लड में वापस एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कैपिलरी का जो वॉल है वो इनके लिए परमिएबल नहीं है। तो वो जाते हैं किधर? वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में चले जाते हैं विद दिस 15% ऑफ द फ्लूइड। ओके, ये 15% है, इसको 15 कर ले।
अच्छा, अब अगर तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 15% फ्लूइड ड्रेन ना होता टिश्यूज में, तो हमारे पास एक कंडीशन बनती जिसको हम कहते हैं एडीमा। ये जो टिश्यूज हैं आपको स्वॉलन नजर आते हैं, इस स्वॉलन टिश्यू वाले कंडीशन को कहा जाता है एडीमा। तो ये एक क्लिनिकल है जो कि आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है कि अगर हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, तो उससे एक कंडीशन अराइज हो सकती है जिसको हम एडीमा कहते हैं। अब इस हमने ये पढ़ा कि चलो ये तो हमारे पास हेल्प कर रहा है, तो इसको हमने लिम्फेटिक सिस्टम कह दिया। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसको पढ़ते हैं, ठीक है, आसान है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि लिम्फ है हमारे पास। लिम्फ क्या है? वही 15% इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो हम उसको जरा मजीद डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि कलरलेस है हमारे पास, बॉडी फ्लूइड है दैट कंटेन लिम्फोसाइट्स, मैंने आपको कहा व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे इसमें, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, ठीक है, दैट सर्कुलेट थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट करता है। और इसको फ्लूइड इन ट्रांजिट कहा जाता है बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड। यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के बीच में जो फ्लूइड आप लोगों के पास पाया जाएगा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है द लिम्फ, ठीक है। और मजीद आप लोगों की बुक्स ने लिखा है कि इसका हाई सोडियम होता है, हाई क्लोराइड होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पोटेशियम एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट भी इसमें पाया जाता है। लिम्फ के ऊपर आप लोग समझ गए हो, ठीक है। उसके बाद जाते हैं, जिस तरह हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स ब्लड वेसल्स थे, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इस लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, ठीक है। तो वो लिम्फेटिक वेसल्स कौन कौन से बारी बारी पड़ते हैं? सबसे पहले तो लिम्फेटिक कैपिलरीज आ जाती हैं, वही सेल लेवल पर जो कैपिलरीज स्टार्ट होती हैं उनको हमने क्या कहा? उनको हमने लिम्फेटिक कैपिलरीज कहा। दीज आर ब्लाइंड एंडेड। ब्लाइंड एंडेड का मतलब ये होता है कि एक तरफ से ये बंद होते हैं इस तरीके से, सेल में ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी ये वाला एंड इसका बंद होगा और यहाँ पर आप लोगों को सेल नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये तो इसमें चला जाता है, लेकिन ये है कि इसकी कोई क्लोज सर्किट आप लोगों को नहीं नजर आएगा, जिस तरह हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था उसमें हमें क्लोज सर्किट नजर आ रहा था। क्लोज सर्किट किस तरीके से कि आर्टरीज से आर्टीरियोल्स बन रहे थे, आर्टीरियोल्स से कैपिलरीज बन रही थी, उन कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स बन रहे थे, उन वेन्यूल्स से फिर जाके वेन्स बन रहे थे। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ बस रैंडमली ब्लाइंड एंडेडली लिम्फेटिक कैपिलरीज टिश्यू ही से स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। टिश्यू तक ब्लड कौन लाया था? टिश्यू तक तो ब्लड इस फ्लूइड को लाया था कैपिलरीज, ठीक है। लेकिन वो कैपिलरीज और ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को डायग्राम से दिखा दिया था, ये इसको कहा जाता है ब्लाइंड एंड, ठीक है, कि किसी चीज के साथ ये कनेक्टेड नहीं है बल्कि बंद है, ओके। तो एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है जो कि इस लिम्फ को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी कैपिलरीज को हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? तो ये थिन वॉल्ड होंगे, ठीक है, वॉल इनका थिन होगा, एंड सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स पाए जाएंगे। ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स पाए जाते थे, ठीक है। अच्छा, इसके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं बिटवीन दीज द वॉल्स आर लार्जर देन दोज इन द ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज में एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेसेस थी ना हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वो स्पेसेस जरा ज्यादा होंगी, इसीलिए इसमें वो जो 15% ऑफ द फ्लूइड जो कि ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी खसूसियत है। अच्छा, the openings act as a one-way valve, allowing escaped material to enter the lymph capillaries easily, but preventing them from flowing back out. यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों को ओपनिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ भी इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज अ लिम्फ कैपिलरी। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो आ तो सकता है इस लिम्फ कैपिलरी में, लेकिन एक बार जब आ गया तो फिर वो वापस बाहर नहीं निकल सकता, वन वे वैल्व होता है, ठीक है, ये इसकी बात है। अच्छा, एक लिम्फेटिक कैपिलरी हमने डाइजेशन के चैप्टर में पढ़ी थी, दैट वाज लैक्टियल, आपको याद होगी,
तो वो क्या है, ब्रांच ऑफ लिम्फ कैपिलरीज इन वेलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट्स काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। और अगर हम एक फैटी मील ले लेंगे तो द एब्जॉर्ब्ड फैट ग्लोब्यूल्स कैन मेक अप टू 1% ऑफ द लिम्फ, यानी जो आपके लिम्फ का 1% होगा एक फैटी मील के बाद, वो यही फैट्स होंगे। तो लिम्फ के अंदर हमारे पास फैट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज मिलकर एक लिम्फ वेसल बनाते हैं, और ये लिम्फ वेसल बिल्कुल वेन्स की तरह, इसमें भी वेल्व्स होते हैं, वन वे वेल्व। किस तरीके से, ये अगर आप लोगों के पास एक लिम्फ वेसल है तो यहाँ पर इसमें वेल्व पाया जाता है जो कि इस डायरेक्शन में तो फ्लो को अलाउ करता है, लेकिन उस डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ नहीं करता, ठीक है। इस लिम्फ वेसल्स के बाद जब बहुत सारे लिम्फ वेसल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे एक लिम्फेटिक ट्रंक बन जाता है, और फिर तीन चार लिम्फेटिक ट्रंक्स ड्रेन होती हैं इनटू अ लिम्फेटिक डक्ट। हमारी बॉडी में दो लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, कौन कौन सी, एक हमारे पास है राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक हमारे पास है थोरैसिक डक्ट। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो स्मॉलर है और जो थोरैसिक डक्ट है वो लार्जर है, ठीक है। Right lymphatic duct drains lymph from the right side of the head, right neck and right arm, ठीक है। एंड फिर ये एम्प्टी हो जाता है इनटू दी राइट सबक्लेवियन वेन। यहां पर ये इंटर हो गया है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। thoracic duct drains lymph from the rest of the whole body, ठीक है, एंड इट एम्प्टीज इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ये आपके डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को डायग्राम नजर आ रहा है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है स्टूडेंट्स। हमने ये चीज कही कि राइट साइड ऑफ द हेड हो गया, ठीक है, राइट साइड ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन हो गया, राइट हैंड हो गया, उससे लिम्फ को कौन ड्रेन कर रहा होगा, वो लिम्फ ड्रेन होगा इनटू द, ये चीज क्या मैंने यहां पर कही है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। और वो राइट लिम्फेटिक डक्ट किधर, राइट सबक्लेवियन, ये राइट सबक्लेवियन वेन है, इस राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर ये जो है तो चला जाता है, ड्रेन कर देता है इसको, और फिर वो राइट सबक्लेवियन वेन सुपीरियर वेना केवा बन जाता है, और उससे किधर पहुंच जाता है, हार्ट में लिम्फ हमारा पहुंच चुका है। तो जो अधूरे साथी जो बिछड़ गए थे ब्लड से, वो ब्लड के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसी तरह जो पूरी बॉडी है आपकी, इस राइट साइड ऑफ द बॉडी के अलावा ये जो पूरी बॉडी है आप लोगों की, ये इससे लिम्फ कौन ला रहा होता है, इससे लिम्फ ला रहा होता है, वो ड्रेन होता है हमारे पास थोरैसिक डक्ट में, और वो थोरैसिक डक्ट आप लोगों का ड्रेन हो जाता है इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और राइट सबक्लेवियन वेन जब आपस में मिलते हैं तो क्या चीज बनती है, सुपीरियर वेना केवा बनती है, और उस सुपीरियर वेना केवा के बाद वो चला जाता है इनटू दी हार्ट, ठीक है। तो यहां पर भी जो अधूरे साथी थे जो बिछड़ गए थे तो वो हार्ट को पहुंच चुके हैं। दैट वाज द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, और ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स हमारे साथ इम्यून सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं लिम्फाइड ऑर्गन, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लिम्फ नोड्स हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों अगर ट्रैवल करते हो गाड़ियों में तो आप लोगों ने रोड्स के ऊपर चेक पोस्ट देखे होंगे पुलिस के, ये जो लिम्फ नोड्स है ना, ये भी बिल्कुल उसी तरह के चेक पोस्ट हैं। क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं जगह जगह पर, जहां जहां पर आप लोगों को लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाएंगे, लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में इन्होंने कहीं कहीं जगह पर चेक पोस्ट लगाए हुए हैं, और जब लिम्फ आता है तो हार्ट में जाने से पहले ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, उसको फिल्टर आउट करते हैं। तो ये लिम्फ नोड्स हमारे पास स्मॉल ओवल और किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं which are present in along the pathway of the lymphatic vessels, lymphatic vessels के पाथवे में मौजूद होते हैं, सही है। एंड किस तरीके से, ये देखें, ये एक इंसान है, ठीक है, और ये इसकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। इस लिम्फेटिक वेसल्स में आप लोगों को कई कई जगह पर छोटे स्मॉल नोड्यूल्स नजर आ रहे होंगे,
वो क्या है, वो हमारे साथ लिम्फ नोड्स है। मेन जो लिम्फ नोड्स है वो हमारे पास क्या है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, जो कि आप लोगों के पास ये पाए जा रहे हैं, ठीक है, दीज आर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। थोरैसिक लिम्फ नोड जो कि टॉरिक्स में आप लोगों के पास होंगे, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड जो कि आप लोगों के पास होंगे एक्सिला के अंदर, ठीक है। एब्डोमिनल लिम्फ नोड जो कि यहाँ पर आप लोगों को एब्डोमिन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पेल्विक लिम्फ नोड जो कि यहाँ पर ये पेल्विक रीजन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इनग्वाइनल लिम्फ नोड जो कि यहाँ पर इनग्वाइन में जो है तो इनग्वाइनल रीजन में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एल्बोज में और कुछ जो है तो आप लोगों को नीज में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस लिम्फ नोड में क्या होता है कि हमारे पास जो लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ ला रही होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ये क्या हो रहा है, उनको कहा जाता है एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। जो लिम्फ इसके पास ला रही होती हैं उनको कहते हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, और वो सेवरल होते हैं, कई आपको मिलेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन जब लिम्फ यहां से फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, कोई सेल डिब्री थी, कोई पैथोजन था, अब उसने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद कलेक्टिवली जो लिम्फ जाएगा ना, उस वो एक ही वेसल के थ्रू जाएगा, उसको हम कहेंगे ई फ्रंट लिम्फेटिक वेसल, और वो ई फ्रंट लिम्फेटिक वेसल एक ही होता है पर लिम्फ नोड। तो आए कई रास्तों से और जा रहे हैं एक रास्ते से, ये कहानी है, ठीक है। मजीद पढ़ते हैं कि इस लिम्फोइड इसमें हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे साथ लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू हमारे पास क्या काम करता है, इम्यून सिस्टम के अंदर इसका रोल है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे। कनेक्टिव टिश्यू होगा, लिम्फोसाइट्स पाई जाएंगी, लिम्फोसाइट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, और मैक्रोफेजेस पाई जाएंगे। तो अगर हमारे पास इस लिम्फ के अंदर या लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स और ये मैक्रोफेजेस उसके ऊपर हल्ला बोल देंगे और उसको क्या कर देंगे, वहीं पर उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, इट फिल्टर्स द लिम्फ, macrophages and lymphocyte recognize, engulf and destroy bacteria, virus, dead cells and foreign cell या foreign debris, ठीक है। स्टूडेंट्स एक कंडीशन हमारे पास पाई जाती है एंड दैट इज दी स्वॉलन लिम्फ नोड्स। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें सेवियर इन्फेक्शन हो जाती है। अब हमारे पास लिम्फ नोड्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं और हमारे पास जो है तो मैक्रोफेजेस है। तो जब ये पैथोजेंस के साथ और इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं तो ये इसमें मर भी जाते हैं। वही जो मरे हुए लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करते हैं, इट कॉजेज दी लिम्फ नोड टू बी स्वॉलन, और ये स्वॉलन लिम्फ नोड क्या होता है, काफी पेनफुल होता है, ठीक है। तो दैट वाज दी लिम्फ नोड। अभी जाते हैं हम एक दूसरे लिम्फ ऑर्गन की तरफ एंड दैट इज द स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में कहा जाता है स्टूडेंट्स कि इट इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन इन द बॉडी, ठीक है। कहाँ पर मौजूद है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द स्टमक एंड द डायफ्राम। यानी अगर हम किसी इंसान को बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये उसके हाथ हैं और ये जो है तो नीचे तक आया हुआ है, ये अगर उसका हमारे पास डायफ्राम है और यहाँ पर हमारे पास उसकी स्टमक आती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, स्प्लीन, ठीक है। अब स्प्लीन क्या करता है स्टूडेंट, स्प्लीन स्प्लीन हमारे पास स्प्लीन हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन है, बट ये लिम्फ को फिल्टर नहीं करता बल्कि ये हमारे साथ ब्लड को फिल्टर करता है। इट क्लियर्स फॉरेन पार्टिकल्स एंड वोन आउट रेड ब्लड सेल्स। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्प्लीन है, यहाँ से हमारे पास आर्टरी के थ्रू ब्लड जाएगा, इसके अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं जो कि पैथोजेंस को खत्म कर देती है और क्लीन ब्लड हमारे पास वापस आ जाता है। अच्छा, इसमें आरबीसीज की ब्रेकडाउन भी होती है। It also stores iron and it also produce white blood cells and antibodies, ठीक है। कुछ और लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी हमारी बॉडी में मौजूद हैं जैसे कि टॉन्सिल्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपना माउथ शीशे में खोलोगे और देखोगे तो ये आप लोगों के द बैक ऑफ द माउथ और ये आप लोगों का वो यूलवा है, सही है। यहाँ पर रेड एग्रीगेटेड टिश्यू होगा इस तरीके से, ठीक है। इसको कहा जाता है टॉन्सिल्स, इनको पैराइटल टॉन्सिल कहते हैं, ठीक है, सॉरी पैलेटाइन टॉन्सल। तो ये हमारे पास टॉन्सल है। एडिनॉइड्स हमारे पास पाए जाते हैं एट द बेक ऑफ द नेजल कैविटी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी लिम्फाइड टिश्यू ही है जो कि क्या करता है, इम्यूनिटी में इसका रोल है।
पेयर्स पेचेस हमारे पास स्टूडेंट्स इंटेस्टिनल की वॉल में पाया जाता है, स्पेशली इलियम के अंदर, ठीक है, वहां पर भी इम्यूनिटी का रोल प्ले करता है। और एक है हमारे पास थाइमस। स्टूडेंट अगर हम स्टर्नम को देखें, स्टर्नम को, जो कि आप लोगों का ये फ्लैट बोन है चेस्ट के ऊपर, तो नेक के साथ यहाँ पर एक ऑर्गन मौजूद है जिसको हम कहते हैं थाइमस। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट जो है तो मेच्योर होते हैं। सो दैट वाज योर होल लिम्फेटिक सिस्टम का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।